अमीर कैसे बनते हैं? अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से काम पे लगा देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पैसा जो है आपको आपके काम से फायर करवा देगा। यानी वो बोलेगा कि भाई अब आप रिटायर कर जाओ, कोई चक्कर नहीं है, मैं आपका ख्याल रख लूंगा, जिंदगी भर के लिए रख लूंगा। मेरा पैसा मेरे ही समय को खरीद ले जी। वो 22 साल का लड़का अगर इस समय जॉब कर रहा है तो वो कब तक अचीव कर लेगा? देखिए वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले फैक्टर आप कमाते कितना है, सेकंड बड़ा फैक्टर है कि आप खर्च कितना करते हैं। ये क्लियर हो गया संजय जी कि जो भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो बच रहा है महीने में, जो भी पैसा हाथ में बच रहा है उसका 50% आप कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करो और 50% शेयर मार्केट या SIP में इन्वेस्ट करो। हाँ। हमारे जो नाना दादा ये FD में पैसा लगाते थे, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम बोलते हैं, वो मतलब बिल्कुल वेस्ट है, उसमें पैसा नहीं लगाना है। हर पैसे का पर्पस होता है। FD पे हर साल आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप उसका ब्याज बाहर निकालो या ना निकालो। इंटर्न FD तो आपको मुश्किल से 5-6% ही दे रहा है और इन्फ्लेशन 7-8% के आसपास की है। तो आप कैसे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे तो वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे? गोल्ड या SIP? गोल्ड या SIP नहीं होता। SIP इज अ वे टू इन्वेस्ट। गोल्ड में फिजिकल जो है सिर्फ ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लेना चाहिए। आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड में ETF कर लीजिए, ETFs के माध्यम से इन्वेस्ट कर लीजिए। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद SKT यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में आप करोड़पति बनने वाले हैं, अमीर बनने वाले हैं आप। देखिए, कहावत है पैसा ही पैसे को खींचता है, लेकिन बिना पैसे या कम पैसे में आप पैसे को कैसे खींचेंगे ये आज आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कागज कलम लेकर के बैठिए और आज का जो पॉडकास्ट है उसे अपनी प्लेलिस्ट में आप जरूर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं वो आपको बताने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का सारा गुणागणित। आप उसको दोबारा सुन पाए, रिवाइंड कर पाए या कहीं भूल ना जाए, इसलिए कागज कलम लेकर बैठना बहुत जरूरी है। बड़ी बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को बड़ा कैसे बनाना है, पैसे का पेड़ कैसे लगाना है, वो हमें पता नहीं होता है। अब बस वही आज पता लगने वाला है। तो चलिए मिल करके मैं आप हम सब बोर्डिंग पास देते हैं आज के टेक ऑफ का। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट, पैसों के जानकार, पैसा बढ़ाने वाले अगर मैं कहूं संजय कठुरिया जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच और अमेजिंग इंट्रोडक्शन। मैं तो आपको बस सुनता रह गया। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर टू योर शो। मैंने ठीक कहा ना, आप तो पैसे ही बढ़ाने के एकदम जानकार हैं, कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो आपके भी अगर कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। संजय कठुरिया जी को तो आप लोग देखते ही रहते होंगे, मतलब बहुत जाना माना चेहरा सोशल मीडिया का है। बहुत आम सी चीजों से शुरुआत करें और सीधा मुद्दे पर मैं आ जाऊं कि अमीर कैसे बनते हैं। अमीर, पहले अमीर होता क्या है? आई थिंक अमीर बनने से पहले हमें पता करना है कि अमीर होता क्या है। दो तरह के अमीर होते हैं, एक को हम रिच कहते हैं, एक को हम वेल्दी कहते हैं। रिच जो होता है या सुपर अमीर जो होता है, तो जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े घराने हैं बिजनेसेस के, जिन्होंने बहुत जम के पैसा कमाया, टाटा बिरला, अंबानीज, अडानीज, सारे जितने भी अच्छा, और नॉट ओनली देम, यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, जैसे जोमेटो के फाउंडर ने बहुत अच्छा किया है, या फिर अभी स्विगी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉइज मिलियनेयर बनने वाले हैं। हाँ। जैसे उसका IPO आया तो उसके बाद वो मिलियनेयर बन गए। तो ये जो होती है, ये होती है रिचनेस, यानी कि अथाह पैसा। पर एक सिचुएशन होती है जिसे हम वेल्दी कहते हैं। वेल्दी का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको काम करने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। That means your passive income is greater than your expenses. यानी आज आप कह सकते हो कि भाई आपने अपना समय वापस खरीद लिया है। जिंदगी भर हम अपना समय बेचते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें, और अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से काम पे लगा देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पैसा जो है आपको आपके काम से फायर करवा देगा। यानी वो बोलेगा कि भाई अब आप रिटायर कर जाओ, कोई चक्कर नहीं है, मैं आपका ख्याल रख लूंगा, जिंदगी भर के लिए रख लूंगा। तो वो स्थिति लाने तक हमारे को मेहनत करनी होती है, उसे हम वेल्दी कहते हैं। रिच आप बनते हैं अगर आप बहुत पैसा तेजी से कमाएंगे, एक्टिव इनकम बहुत ज्यादा करेंगे। वेल्दी आप इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से भी बन सकते हैं। तो ये डिफरेंस मुझे लगता है जो एक रिच और वेल्दी व्यक्ति के बीच में तो ये जो एज है कि मतलब मेरा पैसा मेरे ही समय को खरीद ले, वो 22 साल का लड़का अगर इस समय जॉब कर रहा है तो वो कब तक अचीव कर लेगा? देखिए वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले फैक्टर आप कमाते कितना है, सेकंड बड़ा फैक्टर है कि आप खर्च कितना करते हैं। अगर जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यानी हर आजादी खून मांगती है। तो इसी तरह जो फाइनेंशियल आजादी है वो भी खून मांगती है। वो कैसा खून मांगती है कि शुरू में आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखें।
अगर आपने शुरू में अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं रखा और उल जलूल खर्चे कर दिए, वो नया आईफोन आया तो लाइन में लग के ले लिया, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट आया तो 5 लाख की टिकट ले ली, तो फिर आप जो है अपनी आजादी बहुत जल्दी नहीं लेके आ पाएंगे। पर यही अगर आप जुडिशियस रहे अपने खर्चों को लेकर, अपनी जिंदगी भी जी और जुडिशियस भी रहे और निवेश करते रहे, तो आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है, एक 10 से 15 साल के होराइजन में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और मैंने पहले ही आपको कहा, आप कागज कलम लेके बैठिए, हर लाइन में एडवाइस मिल रही है कि नया आईफोन अगर खरीद लिया या फिर कोल्ड प्ले का टिकट अगर खरीद लिया, मैं कहूं अगर हैसियत नहीं है तो उसके बाद भी तो फिर अचीव नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको औकात बनानी चाहिए। आप कुछ भी खरीदो, आप 40 लाख की गाड़ी के आप 4 करोड़ की गाड़ी खरीदो, पर औकात बना लो उसके लिए अपनी जैसे ही आप औकात बनाओगे, थोड़ा हार्श वर्ड लग सकता है, पर औकात जैसे बना लोगे फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लोग बोलते हैं सर आप ये बोलते हो पर ये करते हो। भाई अगर किसी की औकात है तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी पीछे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका हमेशा रहता था कि मैं घर नहीं खरीदूंगा, रेंट पे रहूंगा। अचानक से उन्होंने घर खरीद लिया। वो खरीद सकते हैं भाई, उनके बिजनेस का प्रॉफिट 4,700 करोड़ रुपए है। तो अगर वो 100 करोड़ का घर ले लेंगे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 100 करोड़ बड़ा लग रहा है, उनके लिए 100 करोड़ छोटा नंबर है। एक परिवार है जिसने अपनी शादी पे 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए, आपके लिए वो बड़ा नंबर है, उनके लिए बहुत छोटा नंबर है। उनके लिए वो 5,000 रुपए है, बस करोड़ आगे बाई चांस लगा हुआ है। तो उन्होंने अपनी औकात बनाई इतनी ज्यादा कि वो इस तरीके के खर्चे कर सकते हैं। तो आप उनको लेके जजमेंट्स मत बनाइए। आप ये सोचिए कि आप अपने आप को कैसे उस लीग में लेके आए कि आप भी इसे जबरदस्त खर्चे कर सकें। तो संजय जी, अब हम औकात बनाते हैं। Yes. मुझे आप ये बताइए, 22-23 साल का लड़का है, 25,000 रुपया कमाता है सीधा, तो रोज कितना कितना बचाएं या कितना कितना इन्वेस्ट करें? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, वो क्या अमाउंट होना चाहिए कि 45 साल अर्ली रिटायरमेंट उसको चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, तो 45 साल की उम्र तक, 35 की बात करते हैं, 35 की उम्र तक उसके पास अच्छा कॉर्पस हो जाए? देखिए, मैं यहां पे एक पॉइंट पे आता हूं। जो व्यक्ति आज 25,000 कमा रहा है, मैं थोड़ा माइंडसेट चेंज करना चाहता हूं। जो व्यक्ति आज 25,000 कमा रहा है वो हमारे देश के टॉप 10% में, पर इसको लेके उसको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25,000 में आज एक सिटी में जीना बहुत मुश्किल है। आप भी जानते हैं, आप नोएडा है, दिल्ली है, गुड़गांव, एनसीआर कहीं भी रहते हैं, और अगर एक अच्छी तनख्वाह चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो आपको वहां काम करना पड़ता है। नहीं तो टियर 2 सिटीज में तो बहुत बुरा है, वहां तो 12 से लेकर 15,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। पर कभी कभी मुझे लगता है वहां पे इस लेवल के खर्चे होते ही नहीं है, तो 12-15 भी बच जाता है लोगों का। अब एक व्यक्ति जो 25,000 पे है ना, उसकी पहली फाइट होनी चाहिए कि मैं महीने के लाख रुपए पे कैसे पहुंचूं। अब वो लाख रुपए पे कैसे पहुंचेगा? वो एक ही तरीके से पहुंच सकता है, जब वो अपने आप के ऊपर निवेश करे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, कोर्सेज खरीदे, ऐसे इवेंट्स पे जाए जहां पे नेटवर्क कर सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके। या हमारा पॉडकास्ट देख ले, या हमारा पॉडकास्ट देख के बढ़ा ले। मतलब कोई भी तरीके से नॉलेज गैदर करे, स्किल गैदर करे और अपनी इनकम को बढ़ाए, मल्टीप्लाई करे, जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। अब मैं आपको एक केस सुनाता हूं। मेरे साथ एक लड़का काम करता था, वो MIS आप समझते होंगे, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक्सेल शीट्स बना के देता था। तो एक दिन मेरे पास आया रोते हुए, उसकी 25,000 की सैलरी थी। तो बोलता है संजय सर ये 25,000 की सैलरी चलेगी नहीं मेरे को। मैंने अच्छा कितनी चाहिए? बोलता है 40,000 चाहिए। मैंने अच्छा क्यों? बोलता है कि मेरे ना घर के खर्चे नहीं निकलते, मुश्किल होती है, पैसे नहीं बचते, दोस्तों से उधार लेना पड़ जाता है, आखिर में पेरेंट्स से बात करनी पड़ जाती है, कभी कभी उनको पैसे देने होते हैं, उनको दे नहीं पाता, वो बेचारे उधार लेके मेरे को दे रहे होते हैं। तो बहुत परेशान था। तो मैं अच्छा 40,000 तेरे को मार्केट में मिल रहा है, कोई और दे रहा है? बोला नहीं सर, आप ही से तो उम्मीद कर सकता हूँ, आप मेरे बॉस हो। मतलब मुझसे क्यों उम्मीद कर रहा है? तू हमारे लिए क्या करेगा ऐसा कि जब मैं तेरी तनख्वाह 15,000 यानी 60% बढ़ा दूं? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, चुप हो गया। वो सोच में पड़ गया। सर क्वेश्चन तो आपका वैलिड है। मतलब प्रिसाइसली, मतलब ये क्वेश्चन तेरा होना चाहिए था कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सैलरी 40,000 आ जाए, मुझसे भीख मांगने क्यों आया? तो बड़ा दुख लगा उसको। बोला सर आपने कैसा है? मतलब तेरे को चोट लगनी चाहिए, और हर उस व्यक्ति को ये बात चोट लगनी चाहिए कि आप कैसे अपने बॉस से भीख मांग सकते हो 40,000 की या तनख्वाह बढ़ाने की। आप पहले ये बताओ कि आप नया क्या कंट्रीब्यूट करोगे मेरी कंपनी में या मेरे जॉब को, मतलब मेरे को एनहांस करने के लिए आप क्या करोगे? तो उसने, बड़ा मेहनती लड़का था, मैंने उसको सजेशन दिया कोर्स कर ले। वो कोर्स उसने किया, 60-70 हज़ार रुपए का उसने कोर्स कर लिया, जिसमें उसको स्किल्स भी सिखाई, और उसी कोर्स में उसको ये सिखाया गया कि आप फ्रीलांसिंग से इनकम कैसे बना सकते हो, डैशबोर्ड, एक्सेल शीट, पावर BI ये सब यूज करके। नो प्रॉब्लम जी, वो उसने सीख लिया, अच्छे से सीखा। उस लड़के की दाद देता हूं मैं शालिनी कि आप, मतलब मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय वाला लड़का नहीं देखा। उसने क्या किया, फटाफट जैसे ही उसने वो कोर्स कंप्लीट किया, उसने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स बनाने चालू किए, उन प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पे लिस्ट किया, अपना ब्रांड बनाया, उसने 3-4 जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट से अपना उस पर प्रोफाइल बनाया, और एक यूट्यूब का चैनल बनाया। यूट्यूब का चैनल बना के धीरे धीरे उसने वीडियोस डाली कि एक्सेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे ठीक कर ले, ऐसे कर ले, उसके अलग अलग कमांड्स की वीडियोस 2-3 मिनट की बनाने लगे। वो पॉडकास्ट नहीं शुरू किया, हमें कंपटीशन देता। हाँ, तो उसने चालू किया। आज जब 1.5 साल हो गए थे,
तो 1.5 साल बाद उसने एक कोर्स चालू कर दिया कि मैं 3,000 रुपए में आपको एक्सेल सिखाऊंगा। ओके। उसको महीने के 60 एनरोलमेंट्स आते थे। मतलब My कितना हुआ? God. 3,000 इंटू 60, 1,80,000 रुपीज। हाँ। तो 1,80,000 उसको सिर्फ एक्सेल पढ़ा के आ रहा है। 40,000 चाहिए था उसको। 40,000 चाहिए था 1.5 साल के अंदर 1 लाख। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी जो उधर जो उसकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से उसको $1,000 की कमाई होने लग गई, यानी कि 80,000 के आसपास की कमाई। तो टोटल मिला के करीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए की कमाई हो गई। हाँ। 1.5 साल की मेहनत में। अब वो 25,000 में कितनी एसआईपी कर लेता शालिनी? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। आज वो 2.5 लाख में 1.25 लाख रुपए की एसआईपी करता है। सोचो उसके पैसे कितना जल्दी वो फाइनेंशियली आपके साथ काम कर रहा है? मेरे साथ काम नहीं कर रहा है वो। अब वो फ्री हो गया, फ्रीलांस हो गया। Obviously, और हाँ। पहले जब वो 25,000 कमाता था वो 250 घंटे काम करता था। आज वो 2.5 लाख कमाता है, वो 25 घंटे काम करता है। तो क्या है कि लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं सिर्फ इन्वेस्ट कर दूं और मेरा पैसा 10x 20x 100x हो जाए। हाँ। द ओनली इन्वेस्टमेंट जो आपको 10x 20x 100x रिटर्न देगी वो आपका खुद का माइंड है। तो पहले आप कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख लो जिसे हम हाई पेइंग स्किल्स कहते हैं, जिसे हम वो स्किल्स कहते हैं जिससे आपके पैसे बढ़ सकते हैं। और आज के दिन इंटरनेट की दुनिया में मेरे को लगता है कि अगर आप करीबन 1.5 से 2 साल की मेहनत करोगे, आप आराम से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लेकिन मायूस हूँ। क्यों? किस बात को लेके? ये तो मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि लाख रुपया कमाओगे तब मैं आगे बताऊंगा नहीं, कि तुम नहीं, कैसे मैं- पैसे नहीं, बना- नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं बता तो रहा। कह रही हूँ 22 साल का लड़का जी। जो अभी अर्ली इन्वेस्टमेंट की तो हम सीख देते हैं जी, ना। जी। अच्छा, मैं आपकी इस बात में जरूर संजय से दाद देती हूँ। देखिए, हम में से ज्यादातर जो लोग हैं ना पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइस या फाइनेंशियल लिटरेसी वो नहीं है हमारे पास। तो आप पुण्य का काम कर रहे हैं, मुझे थैंक लगता यू है। सो मच। मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो इंडिया में बहुत कम है। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज दे पाए। अभी मैंने सवाल पूछा था कि 25,000 रुपया से कितना मैं इन्वेस्ट करूं अगर मैं कमाती हूं कि मैं करोड़पति बनूं 35 साल में। आप ये कह रहे हैं पहले 25,000 से 1 लाख तक पहुंचो। बिल्कुल, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। मैं अच्छा, बोथ आर मतलब नॉट लाख सीक्वेंशियल रुपए के स्टेप्स। नीचे वाला मतलब- नहीं नहीं, हाँ। बोथ आर नॉट सीक्वेंशियल स्टेप्स। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों सीक्वेंस में होने चाहिए कि पहले लाख पहुंचो फिर इन्वेस्ट करो। हाँ। माय पॉइंट इज कि अगर आपके पास एक लिमिटेड कॉर्पस है इन्वेस्ट करने का इस टाइम पे, 25,000 वाले के पास 5,000 रुपए से ऊपर नहीं हो सकते इन्वेस्ट करने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि बाकी 80% में उसको जीना पड़ेगा। एक आम दिल्ली एनसीआर में वो रहेगा, उसका 8,000 से नीचे किराया ही नहीं होगा। अगर वो 3 दोस्त भी मिलकर रहेंगे तो भी उनको 5-6 रुपए का किराया पड़ेगा, आना जाना, ऑटो का, टैक्सी, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, सब मिलके उसको लूट लेंगे, खत्म कर देंगे। बचेगा उसके पास वही 4-5 हजार रुपए। मैं ये कह रहा हूं अगर वो 4-5 हजार रुपए बच रहा है तो उसमें से एक पोर्शन आप अपने दिमाग पे लगाओ और एक पोर्शन को आप निवेश करो। जो भी आपके पास बच रहा है उसमें से 50% इस टाइम पे यहां पे लगाओ, क्योंकि इससे तेज कोई आरओआई मिलती नहीं है। यहां पे आपकी तनख्वाह 25 की 50 हो सकती है अगर एक स्किल जोड़ लो तो। पर रिलायंस अगर आप आज खरीद लेते हो या कोई भी बड़ा शेयर खरीद लेते तो वो 1 साल में डबल नहीं होता है, गारंटी नहीं है इस बात की। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इन्वेस्टमेंट शुरू में ज्यादा कोशिश करो यहां लगे, ताकि आपकी आरओआई तेजी से बढ़े। क्योंकि जितनी आपकी तनख्वाह बढ़ेगी उतना ज्यादा पैसा एसआईपी करोगे, जितना ज्यादा पैसा एसआईपी करोगे उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न्स बनेगा, उतना ही पैसा डल रहा है। तो जैसे भाई दूध ज्यादा होगा तो ही पनीर ज्यादा मिलेगा, अगर टमाटर ज्यादा होगा तो ही केचप ज्यादा बनेगा, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो ही आपके रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं, अमाउंट बड़ा हो सकता है। हाँ। सो पॉइंट इज कि अगर कोई 25,000 रुपए 30,000 रुपए कमाता है तो वो मिनिमम 20% उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। पर उस 20% में भी कोशिश करके पहले शुरू में ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो अपने माइंड पे कर ले, कोई कोर्स खरीद ले, कोई सेमिनार अटेंड कर ले, कोई चीज अटेंड कर ले जहां से उसको वैल्यू मिलती है, और बचा हुआ पैसा वो डेफिनेटली एसआईपी करनी ही चाहिए। मतलब एसआईपी ना करना इज नॉट एन ऑप्शन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट नाउ आपको ज्यादा अच्छा आरओआई कहां मिलेगा जब आप खुद पे निवेश करोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया संजय जी कि जो भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो बच रहा है महीने में, जो भी पैसा हाथ में बच रहा है उसका 50% आप कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करो और 50% शेयर मार्केट या एसआईपी में SIP इन्वेस्ट कर करो। दो, हाँ। तो अब ये 50% पे ही आते हैं शेयर मार्केट और एसआईपी। मुझे आप बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे वो पैसा बढ़ता भी रहे और मुझे वो कंपाउंड वाला जो फायदा होता है ना, 22 साल से शुरू कर दिया तो वो मिले, वो क्या स्ट्रैटेजी हो? देखिए, लोग क्या गलती करते हैं, लोग पीटर लिंच एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। आपने क्या खरीदा है और क्यों खरीदा है ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई यंग लड़का है 22 साल का, उसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं, तो मार्केट्स में कौन से शेयर्स चल रहे हैं, 5,500 स्क्रिप्ट्स हैं, 6,000 स्क्रिप्ट्स हैं, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो वो उसको पता नहीं होता। तो इस टाइम पे वो क्या करता है, कोई दोस्त यार को फोन करता है, दोस्त यार कोई ना कोई टिप दे देता है। अब ये याद रखना, टिप जो है वो रेस्टोरेंट में मिलती है और किसको मिलती है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको टिप नहीं लेनी है, क्योंकि टिप लेते ही आपने ना पीटर लिंच के इस रूल को ब्रेक कर दिया कि यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। आपको नहीं पता,
अब आपने कोई शेयर 10 रुपए में खरीदा, आप उसको 12 में बेचना है, 14 में बेचना है, होल्ड करना है, सेल करना है, कुछ पता नहीं आपको। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर प्राइमरी जॉब। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप यंग हो, आपको मार्केट्स के बारे में पता नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए अपनी स्किल को डेवलप करो। यहां आप चुपचाप एसआईपी कर दो। एसआईपी करने के लिए बहुत सारे फंड्स हैं, उनको स्टडी कर लो। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है 20 साल, 25 साल, 15 साल, तो आप ज्यादा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में डाल सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप रिस्की होते हैं। छोटे समय में हो सकता है वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स ना दे, पर लंबे समय में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि एक छोटी कंपनी का 10 गुना होना इजी है एज कंपेयर टू एक बड़ी कंपनी का 10 गुना होना। अब रिलायंस है, रिलायंस का आज से 10 गुना होना बहुत मुश्किल है। पर एक छोटी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ है, वो 10 गुना अगले 10 साल में हो सकती है। तो इसीलिए उन कंपनीज में निवेश होता है। जब स्मॉल एंड मिड कैप फंड में आप पैसा डालते हो तो उन कंपनीज में निवेश होता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, जिनमें ग्रोथ की ताकत है। ये ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, पर ग्रोथ स्टॉक्स में कभी कभी रिस्क ज्यादा होता है, वो गिर भी सकते हैं बहुत तेजी से। पर अगर आपकी अवधि 10-15 साल की है तो अगर गिर भी गए तो आपके पास टाइम होगा वापस आने का। तो इसीलिए लंबे समय के लिए आप अगर पैसा डाल रहे हो म्यूचुअल फंड्स में डालो। म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक तरीके से डालो, महीना महीना, क्योंकि आपकी इनकम भी मंथली है। तो इनकम मंथली है तो आप इन्वेस्टमेंट भी मंथली करो, और आप स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर रख सकते हो। बाकी फिर आप थोड़ा बहुत इंडेक्स फंड्स ले लिया या लार्ज कैप फंड्स ले लिया, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। तो ये अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करोगे। दिस इज व्हाट आई डिड, मैंने भी यही काम किया था। अच्छा, एग्जैक्टली मेरे पास कोई डायरेक्ट स्टॉक, थोड़े से स्टॉक होल्डिंग है जो मेरे फादर ने मेरे लिए खरीदे थे, बट पिछले 8 से 10 साल से मैंने कोई नया स्टॉक नहीं खरीदा खुद से, कभी नहीं खरीदा। अच्छा, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स एंड डीटीएफ्स, दो ही चीजें करता हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब हम एसआईपी करना शुरू करते हैं, कोई भी करना शुरू करता है, तो हम ये चाहते हैं ना कि मार्केट ऊपर 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 ही जाता जाए, फिर वो नीचे जाता है ना कोई देख नहीं पाता है। तो मार्केट और जब नीचे जा रहा होता है तो अमूमन लोग एसआईपी रोक देते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ये वाली कैसे, मतलब अब मैं तो यही चाहूंगी मैं एसआईपी कर रही हूँ तो मार्केट ऊपर जाए, तो वो क्या स्ट्रैटेजी हो? आपको मैं केस स्टडी बताता हूँ। हाँ, मैंने 2016 की सितंबर में, आज से 8 साल पहले, एक एसआईपी चालू करी थी 30,000 रुपए महीने की, स्मॉल कैप फंड में। मैंने इन्वेस्टमेंट करी। फरवरी 2020 में जितना पैसा मैंने डाला था, एवरेज जितने में खरीदे थे यूनिट्स, अभी उतना ही प्राइस चल रहा था। 3.5 साल हो गए, 0 रिटर्न्स इन एसआईपी। शालिनी, इतनी देर में बाय बाय हो जाती है मार्केट से। कि भाई इससे अच्छा तो एफडी में डाल देता, पागल है तू, घर वाले बोलने लग जाते हैं। हाँ, अभी खत्म नहीं हुई कहानी अब स्टार्ट होती है। फिर आ गया कोविड, हाँ, मार्केट क्रैश, मेरा पोर्टफोलियो 25% डाउन, वो वाला म्यूचुअल फंड। तो 3.5 साल 0 रिटर्न, उसके बाद क्या 25% डाउन। अब इस टाइम पे तो खत्म हो जाता है आदमी, मतलब छोड़ जो है वो बचा हुआ निकाल ले, दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, और हमारे टीचर जो है ना, वो है मिस्टर वॉरेन बुफे, तो हम उनको सुनते हैं। तो उनका बड़ा एक अच्छी कहावत है कि आई विल टेल यू एन इजी वे टू मेक मनी, शट द डोर व्हेन अदर्स आर fearful, be greedy, when others are greedy, be fearful। अच्छा, तो हमें वो पता था, तो हम चुप रहे, हमने एसआईपी बंद नहीं करी। ठीक है, क्योंकि एक्टिव इनकम मेरी बंद नहीं हुई थी, तो मैंने बोला मैं क्यों बंद करूं, जब एक्टिव इनकम ही बंद नहीं हुई तो एसआईपी क्यों बंद करूं। रात मैंने एसआईपी बढ़ा दी थी, 1-2 और फंड्स खरीद लिए थे। अब ये फंड उसके बाद रिवर्स कर गया क्योंकि मार्केट्स अप हो गई, स्मॉल कैप ने रैली दे दी। अभी तक उस फंड में करीबन 28-29 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 मंथ्स होने वाले हैं। तो 29 लाख के आसपास इन्वेस्ट हुआ है, और उस फंड की वैल्यू आज करीबन 80 लाख रुपए। सोचिए, जिस फंड ने 3.5 साल 0 रिटर्न्स दिया, उसके बाद 25% क्रैश कर गया, आज वो फंड 80 लाख रुपए का है, और लागत कितनी है समझो 30 लाख रुपए। हाँ, तो 30 लाख की लागत पे वो 80 लाख रुपए का फंड हो गया, जिसे हम IRR कहते हैं। वो IRR मेरी करीबन 25-26% है। हाँ, 25-26% यानी एफडी की होती है 7%, मेरी है 26%। एफडी से करीबन 4 टाइम्स बेटर। मैंने क्या किया इसमें, कुछ भी तो नहीं किया। देखिए, एक होता है ROI, एक होता है रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। ओके, तो मेरा यहाँ टाइम क्या लगा, 0। हाँ, मैंने तो एक बार एसआईपी करके छोड़ दी। हाँ, आज सोचिए, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ किए, एक 8 साल के होराइजन में मेरा पैसा 3 गुना हो गया, ऑलरेडी हो चुका है। सो माय पॉइंट इज कि जब भी मार्केट्स गिरती हैं, आपको खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, उत्साह मचाना चाहिए, उतने पैसे में ज्यादा, क्योंकि अब आप शेयर ज्यादा आएगा। खरीद सकते हो। हाँ, अब मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूं। हाँ, पिछले 17 साल में निफ्टी में 4,500 ट्रेडिंग डेज रहे हैं। अच्छा, 17 ईयर्स में करीबन 4,500 के आसपास ट्रेडिंग डेज है। मार्केट 2% से ज्यादा एक दिन में कितनी बार गिरी होगी, कितने दिन गिरी होगी? यही दिन को फॉल मानेंगे हम कि हाँ, 2% से ज्यादा गिर गई। हाँ, 4,500 दिन में मार्केट 2% से ज्यादा एक दिन में कितने दिन गिरी होगी आपके हिसाब से, एनी एस्टिमेट? कम ही गिरी होगी, मार्केट तो चढ़ता ही जा रहा है। हाँ, 2% से ज्यादा कितने दिन गिरी होगी?
नो 10%, 20% डेज? मैं तो मैं जब भी ये लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं सर 500 दिन, 700 दिन, 800 दिन, 20% बोलते हैं सर, 20% मोटा मोटी क्या हो? द आंसर इज 120 डेज। बहुत ही कम है। बहुत ही कम है, बस। तो आप सोचिए कि अगर आप इसको एनालाइज तरीके से देखें तो 250 दिन का साल होता है, ट्रेडिंग डेज का साल होता है। 250 दिन में आपकी मार्केट करीबन 7 या 8 दिन 2% ज्यादा गिरती है। ओवर 17 ईयर होराइजन का डेटा है ये मेरा। मतलब और उतने में ही हम घबरा जाते और हैं। उतने में हमारी बैंड बच जाती है। किस बात की वजह? बाकी दिन तो मजे कर रहे हैं ना हम। तो वो दिन खरीदने का है, वो अपॉर्चुनिटी है। उस दिन आप खरीदो ना, वो दिन आपका शॉपिंग बैग खुलना चाहिए कि भाई आज सेल लगी है। हाँ, आज सेल लगी है। हाँ। तो यहाँ तो सेल लगी है तो आप पहुंच जाते हो सुबह सुबह, सब लोग लाइन में भी लग सस्ते जाते में हैं। आज मिल रहा है सामान। तो यहाँ भी तो मिल रहा है सस्ते में। जो रिलायंस अभी कुछ दिन पहले तक 1500 में मिल रहा था, आज वो रिलायंस आपको 1250 में मिल रहा है। क्या करोगे आप? मैंने रिकमेंडेशन नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ। जो एशियन पेंट्स 27 सितंबर को समझो 100 रुपए में मिल रहा था, आज वो 75 रुपए में मिल रहा है। तो आपके पास आज एक अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आपको ये स्टॉक्स ठीक लगते हैं, उनके फंडामेंटल्स मोटा मोटी ठीक है, तो आप खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर नहीं खरीदना ये सब, म्यूचुअल फंड खरीद लो। कोई स्मॉल कैप है, वो गिरा है, हाँ। 8% गिर गया, 9% गिर गया, वापस खरीद लो। तो और ये आप या तो खुद कर सकते हो या फिर आप एसआईपी लगा दो, तो वो कर रहा ही है, वो तो अपने आप ही ये काम कर रहा है। हाँ। आप एक चीज याद रखना, अगर मार्केट ऐसे चली गई तो कोई भी अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाएगा। मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे ऊपर जानी चाहिए, साइनोसाइडल वेव की तरह ऐसे। तो तब आदमी अच्छा रिटर्न्स बनाता है। तो हमें ये फॉल से डरना नहीं चाहिए। लेकिन आपने ये जो एफडी वर्सेस आपके ये जो शेयर वाला जो ये एग्जाम्पल दिया, तो क्या इससे अब मैं ये समझूं कि हमारे जो नाना दादा ये एफडी में पैसा लगाते थे, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम बोलते हैं, वो मतलब बिल्कुल वेस्ट है, उसमें पैसा नहीं लगाना है? देखिए, पर्पस, हर पैसे का पर्पस होता है। अब जैसे किसी का इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड होता है कि भाई आपके जो खर्चे हैं उसका 6 महीने के खर्चे, 10 महीने के खर्चे आदमी रखता है अपने पास कि कल को। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि अगर वो अपने पास इमरजेंसी फंड आज की डेट में भी रख रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मैंने ये देखा है जब से क्रेडिट कार्ड आया है ना, इमरजेंसी फंड लोग रख नहीं रहे। उसके ऊपर मैं अभी आगे आऊंगी, लेकिन अब जो आप बात बता रहे थे वो आप कंप्लीट कीजिए। तो इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज पेचेक टू पेचेक। मतलब अगला पेचेक नहीं आया तो हाँ, टाटा बाय बाय हो जाएगा। बिल्कुल। तो कमिंग टू एफडी, एफडी जो है ना वो सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है। तो वो सिक्योर इंस्ट्रूमेंट शुड बी फॉर सिक्योर इन्वेस्टमेंट। अब सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप कौन सी रखना चाहते हो? आपका इमरजेंसी फंड, वो सिक्योर होना चाहिए कि भाई कल को कोई विपदा आपदा आ गई, कोई नौकरी चली गई, मार्केट्स क्रैश कर गई, आपके पास जमीन है वो इलिक्विड हो गई, जो 2008 में हुआ था, मार्केट्स क्रैश कर गई, सबके जॉब चले गए, बहुत बुरा हाल हुआ, जमीन बिक्री नहीं थी क्योंकि जमीन इलिक्विड हो गई। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड कितने दिन चला लोगे? हाँ। ठीक है। और क्रेडिट कार्ड से आप कैश भी एक बार ही निकाल सकते हो और उस पर 42% सालाना इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको। Very true. तो यहां आपने क्या किया? यहां आपने कहा कि भाई देखो, मेरे जीवन में कभी भी विपदा आपदा आ सकती है, अपन भगवान नहीं है, कोविड भी आ सकता है, 2008 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने एक 6 महीने का खर्चा उठा के आपने एक एफडी में डाल दिया। अब कल को कोई विपदा आपदा आ गई तो आप उसको यूज कर लो, खत्म करो। अब लोग यही कहते हैं अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो कर लो ना भाई, एक एफडी करके रख दो 6 महीने 9 महीने की खर्चों की। सो इमरजेंसी फंड के लिए एफडी इज अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है, आपके पास अपॉर्चुनिटी फंड है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज बेची, घर बेचा, सब बेचा, पर आपको अभी मिल रहा नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। अभी 1 करोड़ रुपए आपके पास सडनली आ गया, 50 लाख आ गया, 70 लाख आ गया, क्या करोगे आप? अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास इमीडिएटली इस टाइम पे, आप सोच नहीं पा रहे हो मैं क्या करूंगा, एफडी में डाल दो। तो ये काम के लिए एफडी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कहो कि मैं अपनी लाइफ एफडी से प्लान कर लूंगा, मैं 20 साल का गोल है रिटायरमेंट का, वो एफडी से होगा, वो एफडी से नहीं अचीव होगा। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे। आपका 5-7 साल का गोल है कि आपको एक घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। दो ही चीजों के लिए एफडी होती है, एक होता है स्पेयर कैपिटल जिसका आपको अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और दूसरा है इमरजेंसी फंड जिसको आपने रखा हुआ है कि कल को कोई विपदा आपदा आ गई तो मेरे को सब प्रोटेक्ट कर लेगा। दैट्स इट, दिस इज द पर्पस ऑफ एफडी। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म अचीव करना है कोई गोल, तो उसके लिए फिर एफडी कैसे करोगे आप? बताइए, एफडी 7% पे है, 6-7% पे, इन्फ्लेशन 6-7% पे, एफडी पे हर साल आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप उसका ब्याज बाहर निकालो या ना निकालो। तो ये तो आपको मतलब इंटर्न एफडी तो आपको मुश्किल से 5-6% ही दे रहा है, और इन्फ्लेशन 7-8% के आसपास की है। तो आप कैसे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे तो वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे? तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए पहला रूल है आपको इन्फ्लेशन बीट करना है। आपके पीछे शेर है तो आप कब तक बचोगे? जब शेर से ज्यादा तेज भागोगे। हाँ। शेर से कम तेज भागोगे वो थोड़ी देर में पकड़ के आपको खा लेगा। तो इन्फ्लेशन आपके पीछे पड़ा हुआ एक शेर है, वो भी 8% की स्पीड से भाग रहा है, तो भाई आप 9 से तो भागोगे या 10 से तो भागोगे, तभी तो बच पाओगे उस भाई से। नहीं तो वो तो छलांग मारा और आप तो निपट लिए। हाँ। तो इन्फ्लेशन के कारण ही बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो अपने खर्चे मैचअप नहीं कर पाते। ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि गोल्ड या एसआईपी? देखिए, गोल्ड
या SIP नहीं होता। SIP इज अ वे टू इन्वेस्ट, गोल्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट, दोनों में फर्क है। हाँ। SIP एक तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। हमारे शास्त्रों में मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रही हूँ, हाँ। रीजन कि मैंने ट्रेडिशनल। अच्छा, आप कह रहे हैं गोल्ड में SIP वर्सेस गोल्ड में फिजिकल, राइट। ओके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड में फिजिकल जो है सिर्फ ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लेना चाहिए। अगर आपको कोई चेन बना के पहननी है, शादी पे लेके जाना है, कुछ ब्रेसलेट चाहिए, कुछ चाहिए, ऑर्नामेंटल के लिए फिजिकल गोल्ड इज परफेक्ट। नहीं तो आप रहिए गोल्ड के ETF पे, और गोल्ड के म्यूचुअल फंड पे भी नहीं, गोल्ड के ETF पे रहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 2-3 प्रॉब्लम्स है गोल्ड की। तो आप चुपचाप गोल्ड का ETF है, पहले सॉवरेन बॉन्ड आता था, अब वो गोल्ड का सॉवरेन बॉन्ड बंद कर दिया सरकार ने, क्योंकि सरकार को समझ आ गया ये अपने गोल्ड में हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है, क्योंकि गोल्ड बहुत तेजी से भागा पिछले कुछ सालों में। हाँ। सो आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड में ETF कर लीजिए, ETFs के माध्यम से इन्वेस्ट कर लीजिए। और हाँ, आप गोल्ड में ETF में SIP कर सकते हैं कि हर महीने मैंने 1000 रुपए का 2000 रुपए का गोल्ड खरीद लिया। और गोल्ड को आप गद्दे की तरह देखिए, जब भी आप गिरोगे तो एक गद्दा आपको प्रोटेक्ट करता है, वही गोल्ड जो है गद्दे की तरह रहता है। मार्केट शार्पली करेक्ट करेगी तो गोल्ड आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये अब एक और बहुत ज़रूरी सलाह मुझे चाहिए। आजकल क्या है ना कि एक क्लिक में पर्सनल लोन मिलेगा, सबके पास मैसेज पड़ा हुआ है, सबके फ़ोन में ये मैसेज है। आप जो कार यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर 200% आपको लोन दे रहा है बैंक, यूज्ड कार के ऊपर। और इन चीज़ों को हम बड़ी आसानी से ले भी लेते हैं, क्योंकि अब तो लोग मुझे लगता है फॉरेन घूमने जाने के लिए भी लोन ले लेते हैं। लाइफस्टाइल लोन्स कहते हैं इनको। हाँ, ये लेना है, बिल्कुल लेना है आपको। देखो अगर आपको अगले 1-2 साल के अंदर गरीब होना है, खत्म होना है, आपको सब कुछ खत्म कर देना है, हाँ। आपको वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, आज बाय नाउ पे लेटर है, अभी डाई नाउ लिव लेटर है। हाँ। तो आप ये सब करना चाहते हो तो कर लीजिए, बिल्कुल आपका अधिकार बनता है। मजे करिए, पूरे मजे करिए, अपने पैसे को खराब कीजिए। तो जोक्स अपार्ट, देखिए लोन्स जो हैं, जब भी अगेन हर चीज की औकात बना लीजिए। सिंपल मेरा वर्ड रहता है, औकात बना लीजिए। आपको फॉर्च्यूनर क्या, आपको रोल्स रॉयस भी खरीदनी चाहिए। जरा मैथ तो कर लो, रोल्स रॉयस करने के लिए चाहिए क्या मेरे को। तो रोल्स रॉयस खरीदनी है, फॉर्च्यूनर खरीदनी है, स्विफ्ट डिजायर खरीदनी है, जो भी चीज खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप जाना है, इंडियन ट्रिप जाना है, मालदीव्स जाना है, या फिर लक्षद्वीप जाना है, कहाँ जाना है उसको पहले कैलकुलेट तो करो, पैसा कितना होना चाहिए मेरे पास। और कोई रूल बुक्स होते हैं। देखिए आप जब एक टोल गेट पे पहुंचते हैं, पैसा देते हैं, टोल गेट खुलता है, फिर आप जाते हैं। आपके लाइफ के टोल गेट्स तो बना लो कि मैं जब तक ये नहीं अचीव करूंगा तब तक ये नहीं खरीदूंगा। भाई अगर मेरे पास महीने की 1 लाख की तनख्वाह बन जाएगी तो मैं 10,000 की EMI वाली गाड़ी ले लूंगा, देन यू आर वेरी सेफ। पर आप बोल रहे हो जी मेरी तनख्वाह 25,000 है पर मैं गाड़ी वो लूंगा जिसकी EMI 10,000 है, तो फिर आप भगवान आपका मालिक है। सो हर चीज का रूल होना चाहिए। फाइनेंस में रूल्स के हिसाब से काम चलता है, रेशियोज के हिसाब से काम चलता है। आपकी इनकम टू एक्सपेंस रेशियो आपको पता होना चाहिए। जनरली ये कहा जाता है कि जब भी आप गाड़ी ले तो 15% से ऊपर का आपका EMI नहीं होना चाहिए आपकी इनकम का। तो जो भी आपकी इनकम है उससे 15% से ऊपर आपका EMI का नंबर नहीं आना चाहिए। और मैक्सिमम आपका लोन 4 से 5 साल का होना चाहिए। तो जब आप ये नंबर के साथ रहेंगे तो आप कंफर्टेबली गाड़ी को मेंटेन भी कर पाएंगे, हैप्पी भी रहेंगे, आप पे स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। अब लाइफस्टाइल लोन्स है, लाइफस्टाइल लोन्स के लिए भी आप कह लीजिए कि ठीक है जी मैं मेरी इनकम का 10% जो है वो लाइफस्टाइल EMI के लिए जाएगा। अब उसमें आप आईफोन ले लो, आप उसमें कोई टीवी ले लो, उसमें कहीं घूमने चले जाओ, उसमें कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कौन है आपको रोकने वाले। पर रूल बना लो कि भाई 1 लाख रुपए है मेरी इनकम, 10,000 की EMI होगी, इस 10,000 में मुझे लग्जरी रहनी है, जो भी लग्जरी लेनी है। चाहे पहले महीने में कुछ आईफोन ले लूं, फिर आईफोन की किस्त खत्म होगी तो मैं कुछ और ले लूं, तो जी लो। बट इनकम टू एक्सपेंस रेशियो तो देखो, आज के बच्चे कमाते 25-30 हजार है, 18,000 भी कमाते तो भी उनको आईफोन चाहिए हाथ में कि भाई नहीं मेरे को दिखाना है, मेरे आईफोन मेरे लिए स्टेटस सिंबल है। 75% और 80% ऑफ आईफोन्स आर ऑन लोन टुडे, बाय नाउ पे लेटर पे। सोचिए 1.5 लाख रुपए का आईफोन, 1 लाख रुपए का आईफोन आज लोन पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि पता है उन लोगों को कि सबको कूल दिखना है, सबको आईफोन दिखाना है। और इनको ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी वैल्यू प्रोडक्ट से नहीं बनती, आपकी वैल्यू आपको बढ़ाने से बनती है। अगर एक व्यक्ति है जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, 18-20 हजार उसकी तनख्वाह है और वो आईफोन लेके आएगा, तो लोग अभी भी यही जानते हैं कि उसका वैल्यू, उसका स्टेचर क्या है। और मैं अगर वो पुराना नोकिया 3310 भी लेके जाऊंगा तो लोगों को पता है मेरा स्टेचर क्या है, क्योंकि मैंने अपने आप को बनाया है। उसने आईफोन यूज किया अपने आप को बनाने के लिए, मैंने अपने आप को बनाया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ब्रांड खरीदो मत, ब्रांड बनो। पहले ब्रांड बन जाओ, फिर जितना ब्रांड खरीदना खरीदो, फिर जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे वी डोंट इवैल्यूएट बिग बिजनेसमैन बाय लुकिंग एट देयर ब्रांड्स कि वो क्या पहन रहे हैं,
आज अगर बिल गेट्स हो गए या फिर मार्क ज़करबर्ग हो गए या फिर नारायण मूर्ति जी हो गए, रतन टाटा सर हो गए, हमने किसी को ब्रांड से इवैल्यूएट नहीं किया है। हमने उनको रिस्पेक्ट करते हैं उनके उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनकी नॉलेज की वजह से। चाहे वो एक सिंपल सी काले रंग की टी शर्ट और ब्लू रंग की जीन्स पहन के आ जाए, तब भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है उनको। और मैं बार बार व्यूवर्स को कह रही हूँ, एक और बार आपको कह रही हूँ कि आप कागज कलम लेके बैठिए, क्योंकि बार बार मैं डिकोड नहीं करूंगी। अभी आपकी बातों पे एक चीज मैंने और नोटिस की, जो आपने ज्ञान दे दिया कि आपने कार अगर लोन पे ली है तो आपकी जो इनकम है उसका 20% 15% से ज्यादा ईएमआई ना हो, और 3 से 5 साल के अंदर लोन आप खत्म कर दीजिए। हाँ। क्योंकि मैक्सिमम तो 7 साल का भी मिलता है, लोग ले लेते हैं तब तक तो गाड़ी खटारा होने की नौबत आ चुकी होती है। तो क्यों करना है आपको ये? आप 5 साल का लोन रखिए और 15% अपनी वो बांध लीजिए कि अब उसके हिसाब से रिवर्स वर्किंग करके आप गाड़ी ले लीजिए। हाँ, ये बार बार डिकोड करने का काम मैं नहीं करने वाली हूँ, आप कागज कलम लेके बैठिए और नोट करते चलिए। अच्छा संजय जी, ये गाड़ी लोन ईएमआई की बात हो गई। एक लोन जो मुझे लगता है हमें से ज्यादातर लोग, हर मिडिल क्लास लेता ही लेता है, वो है होम लोन। बिल्कुल सही है। एक फैशन, बीते दिनों एक रील बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें ये सलाह दी जा रही थी कि जी घर खरीद करके और उसकी ईएमआई भरने से बेहतर है कि आप किराए पर रहिए और किराया देते रहिए। वो मेरी होगी रील। तो ऐसा करना है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। कब तक करना है वो भी मैं आपको बता। हाँ प्लीज। हाँ देखिए क्या है कि मेरे तो गले नहीं उतरी ये एडवाइस, इसलिए अब आप आमने सामने मैं आज आपको भी कन्विंस कर दूंगा। ओके। तो मेरे लिए टेस्ट ये है कि मैं आपको कन्विंस कर पाता हूँ कि नहीं। हाँ। देखिए घर ना, लोग कहते हैं सर इमोशनल डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन है। मतलब इमोशन से पहले अपनी औकात बना लो। इमोशन के लिए भी औकात होनी चाहिए। तो मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब जॉब चालू किया तो जो मेरी इनकम थी और जितना उस पर मुझे लोन मिल सकता था, उससे मैं वो घर नहीं खरीद सकता था जिसमें मैं रहता था। मेरे पापा का घर है बॉम्बे में, सो आई कुडंट बाय दैट होम विद माय इनकम प्लस द लोन। मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी। मैं तब 22-23 साल का था, 23-24 साल के आसपास होगा जब मैंने एमबीए से छोड़ के जॉब चालू किया था, एमबीए खत्म करके। कट टू टुडे 16-18 ईयर्स डाउन द लाइन, मैं उस घर को अपने पर्सनल कैश कॉर्पस से 5 बार खरीद सकता हूं। वही घर है, घर में कुछ नहीं बदला है। तो इनफैक्ट उसकी वैल्यू बढ़ ही गई है, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो कभी कभी ना लाइफ में होता है 8 आने में सस्ता 1 रुपए, कभी कभी लाइफ में होता है 8 आने में महंगा 1 रुपए में सस्ता। हाँ। तो वो 8 आने का घर जब था, कम पैसे का था, तो मेरे लिए महंगा था। आज मेरे लिए वो बहुत सस्ता हो गया है, क्योंकि मैंने अपनी वर्थ को बहुत तेजी से बढ़ाया। मैंने अपनी वर्थ को कैसे तेजी से बढ़ाया? मैंने 3-4 चीजें करी। मैंने अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया, मैंने अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई किया। माई सैलरी वेंट 6x इन 6 years, जो बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाता है। सेकंड है जो प्रमोशन से तो नहीं मिल सकता, जो सिर्फ प्रमोशन से नहीं, मैंने स्किप भी मारा और स्किप के साथ साथ मैंने अपनी स्किल्स भी बढ़ाई। आई यूज्ड टू इन्वेस्ट 5 to 10% ऑफ माई सैलरी ऑन कोर्सेज। मैं कोर्स तब से कर रहा हूँ 2008 से, चाहे एक्सेल सीखना हो, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी हो, सब मैंने सीखा। सीएफए की मैंने। तो ये मैंने एक चीज रखी। सेकंड मैंने चीज रखी, मैं डुअल इनकम पे फोकस करता था। वीकेंड्स पे मैं पढ़ाता था, तो पढ़ा के मैंने अपनी सेकेंडरी इनकम बनाई। थर्ड, मैं फ्रुगैलिटी के साथ जीता था। मैं बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता था। जब मैं मर्सिडीज चला सकता था, मैं होंडा चलाता था, और जब मेरे दोस्त होंडा चला सकते थे, वो मर्सिडीज चलाते सकते थे। वो इसलिए आज भी नौकरी कर रहे हैं और आज मैं फ्री हूं। तो मैंने अपने आप को इतना ग्रोथ कर दिया कि जो मेरा घर था वो उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाया। तो आज मैं उस घर को आराम से 5 बार खरीद सकता हूं मेरे कॉर्पस से, जबकि उसकी वैल्यू ऐसे कम नहीं हुई है, बढ़ी है। उसकी भी वैल्यू बढ़ी, पर मेरी वैल्यू मल्टीफोल्ड हो गई है। मैं ज्यादा अच्छा स्टॉक था, आई वॉज द बेस्ट स्टॉक टू बेट ऑन। तो मैंने अपने आप के ऊपर बेट किया इंस्टेड ऑफ बाइंग हाउस। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, यंग है, 25,000 की तनख्वाह, 30,000 की तनख्वाह, 50,000 की तनख्वाह। आप मुझे बताओ, आज एक एनसीआर में 2 बेडरूम का जो घर है ना, वो भी मिनिमम मरे पिटे 1 करोड़ रुपए का आराम से। तो 1 करोड़ के घर में पहले 80 लाख का लोन, 80 लाख के लोन के लिए करीबन 64,000 रुपए की ईएमआई, 64,000 रुपए की ईएमआई के लिए 1.5 लाख रुपए की कमाई। आप मुझे बता दो किसकी 18 लाख की इनकम। और वो घर आपको पड़ेगा 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ का। वो पड़ेगा 2 करोड़ रुपए का। अब आपने ये बंद कर दिया और आपने इस 64,000 की जगह 20,000 रुपए किराया दिया, ठीक है। अब 20,000 किराया दिया और 44,000 आपका बच गया। इसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। 20 साल बाद आपके पास मिनिमम 5 करोड़ रुपए होंगे कैश में, सिर्फ कैश में इतना हो गया। और वो 1 करोड़ का घर 20 साल में 5 करोड़ का नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर हो भी गया तो वो इलिक्विड एसेट होगा, आप उसको बेच नहीं सकते। आप उसका बाथरूम नहीं बेच सकते, टॉयलेट नहीं बेच सकते, हॉल नहीं बेच सकते। हाँ। पर यहां मेरे पास 5 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, तो मैं उसमें से 5 लाख भी निकाल सकता हूं, 10 लाख भी निकाल सकता हूं, 2 लाख भी निकाल सकता हूं, 2 करोड़ भी निकाल सकता हूं एक बटन पे। एक बटन दबाऊंगा, मेरे पैसे आ जाएंगे अगले दिन तक या 2 दिन तक मेरे पैसे आ जाएंगे। पॉइंट इज कि व्हेन यू आर यंग, स्टे लिक्विड। व्हेन यू आर यंग, फोकस ऑन योरसेल्फ। ये घर लेके क्यों अटैच होना है आपको? हाँ, आपके पास अच्छा कॉर्पस है, अच्छा पैसा बन चुका है, आपको फर्म हो गया कि मैं यहीं रहने वाला हूं, तो आप एक घर ले सकते हो। और वो भी मैं कहूंगा कि जो आपका कॉर्पस है उसका 20-25% से ऊपर का वैल्यू का घर नहीं लेना।
अगर मेरे पास 10 करोड़ है तो मैं 2-2.5 करोड़ से ऊपर का घर ये वाली नहीं टिप लेना चाहिए थी चाहूंगा। मुझे। हाँ, 2-2.5 करोड़ से ऊपर का घर नहीं लूंगा। मेरे पास 20 करोड़ है तो मैं 5 करोड़ का घर ले लूंगा। रिच लोग ऐसे ही सोचते हैं। अंबानी जी का घर अगर 8,000 करोड़ का या 10,000 करोड़ का, तो उनकी वर्थ देख लो, आप अपने हिसाब से निकाल लो ना। उनका $100 बिलियन की वर्थ है और $2 बिलियन का घर है। मैं तो फिर भी 20% बोल रहा हूं, वो तो 2% पे रहता है। मेरी एनुअल इनकम से अगर मैं सोचूं तो मुझे कितने परसेंट वाला घर लेना चाहिए? देखिए, होम लोन का जो थंब रूल दीपक पारेख जी ने दिया था, जो हाउसिंग के भगवान रहे हमारे यहाँ, हाँ। HDFC के चेयरमैन, वो कहते हैं आपकी सालाना इनकम का 4 से 5 गुना। पर ये हो गया स्ट्रेच्ड, मतलब इससे ऊपर, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज नॉट व्हाट यू शुड टेक, दिस इज द मैक्सिमम यू कैन टेक। यानी कि अगर आपकी 1 करोड़ की इनकम है साल की, तो आप 5 करोड़ से ऊपर का घर नहीं ले सकते हो। पर मेरा मानना यह है कि अगर आपको सेफ चलना है तो आपकी इनकम का 2 गुने से ऊपर का आपको घर नहीं लेना। 2 करोड़ का, 1 करोड़ इनकम है, 2 करोड़ क्योंकि का। अब आप कितना सिंपल हो गए, 2 करोड़ के घर का आपका लोन होगा 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख की आपकी किस्त बनेगी करीबन 1,30,000, 1,30,000 और आपकी इनकम है 8 लाख। आप कंफर्टेबली EMI दे सकते हो। माई पॉइंट इज बिकम कंफर्टेबल। ये जो स्ट्रेस है ना, अनड्यू स्ट्रेस, सोसाइटियल स्ट्रेस, ये आप लेके रखते हो। मैं 4.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, 75,000 रुपए का रेंट देके, 75,000 रुपीज का रेंट देता हूँ, और कुछ टूट जाता है ना तो वो ओनर ठीक कराता है, मैं नहीं ठीक कराता। तो मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो इसीलिए मैं अपने आप को एसेट लाइट रखता हूँ। सिंपल, हम इसे फ्लाई लाइट कहते हैं कि आराम से हवा में उड़ेंगे मस्त। तो मेरे लिए ये है कि आप अगर यंग हैं, आप अगर अपने आप को कंपाउंड कर सकते हैं, तो आप घर ले लीजिए। अच्छा, आज आप घर लेंगे, कितने साल किस्त चुकाएंगे? 20 से 25 साल? 25 का तो 20 साल तो सुना, हाँ, 20 साल तो मिनिमम 15 से चुकाओगे, 20 साल, ठीक है। हाँ। तो 20 साल तक तो घर आपका हुआ नहीं, हो तो बैंक का घर है। हाँ। तो इससे अच्छा 20 साल बाद ले लेना ना। व्हाट इज द बेटर सिचुएशन कि मैं बॉम्बे वाला घर, लड़के की शादी नहीं होती ना, लड़की वाले कहते हैं लड़के के पास तो ऐसी अपना लड़की घर से भी शादी नहीं मत है, करो। किराए के ये अलग किस्म का स्ट्रेस है ना। ये तो कैसे, मतलब ये तो फिर घर होके ही दूर हो सकता है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे लगता है ऐसे भी अटैच होते हैं कि हम तो किराए के मकान पे अपनी मन का कील भी नहीं ठोक पाएंगे, पेंटिंग भी नहीं लगा पाएंगे, तो वो भी शायद मुझे लगता है सबकी अलग अलग। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। अमेरिका में ना एक स्टोरी चली थी कि द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, एवरीबडी शुड ओन अ होम। तो ये जो घर बने थे ना, ये बैंकों ने एक एसेट बनाया ताकि वो उधार दे सके लोगों को। देखिए, बैंकों का धंधा क्या है? बैंकों को लोन देना है। जब बैंक लोन देगा तो उसको ब्याज मिलेगा। बैंक की कमाई क्या है? ब्याज ही तो है। हाँ। तो वो बार बार ना एसेट्स क्रिएट करता है ताकि वो लोन दे सके। तो घर एक एसेट बन गया जिसपे वो लोन दे सकता था। अब उसने क्या किया, सबके इमोशन के साथ खेलना चालू किया। सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसे हो गई, आपका खुद का घर होना चाहिए ताकि कील भी आप ठोक सको, पेंट आप अपने हिसाब से कर सको। ये सब आपके मन में बातें डाल दी कि चलो देखो, ये आप करोगे तो आपका घर होगा, आपका ओनरशिप डाल दिया। तो बैंकों के लिए ये जरूरी है क्योंकि बैंकों को आपको लोन दे रहा है, तो वो पूरी स्टोरी इस हिसाब से रचते हैं। बिल्डर्स को जरूरी है क्योंकि उनको अपने घर बेचने हैं। पर अगर आप देखो तो होम ओनरशिप इन इंडिया फॉर अ यंग जेंटलमैन, यंग पर्सन इज नॉट एट ऑल वायबल। बिल्कुल वायबल नहीं है, क्योंकि आपका जो होम लोन है वो 9% पे है और होम का जो रेंट है वो 2% पे है। तो गैप बहुत बड़ा है। हाँ, यही अगर दुबई है, कूद के लो। मैं खुद सोचता हूं कि कभी जाके ले लूं। क्यों? क्योंकि वहां लोन 3% पे मिलता है और रेंट 7-8% पे मिलता है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं 3% पे लेके 7-8% पे डिप्लॉय कर रहा हूं और घर भी मेरा, एक एसेट भी मेरा हो गया, तो अच्छी बात है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि एसेट को ना, आपने देखे होम को अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरह उससे प्रश्न पूछेंगे ना। अगर आप कह रहे हैं नहीं जी ये तो मैं खुशी के लिए ले रहा हूं, तो ले लो, फिर किसने मना किया? पर जब ले रहे हो तो एटलीस्ट EMI वाली इक्वेशन तो चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो EMI बर्डन हो जाए आप पे कि आपकी तनख्वाह 1 लाख है, आपकी EMI 70,000 जा रही है, फिर बर्डन है, फिर आप जी नहीं पाओगे। देन यू आर सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ टुडे, व्हिच इज नॉट राइट। ये इतनी देर का जो हमने टेक ऑफ किया है ना, इसमें मुझे एक चीज समझ में आई है कि आपने जहां भी EMI देनी है, मतलब कार की EMI, होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड हो गया, मतलब उन सब के लिए बिग नो है आपके साइड से। ना 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 ना, आप हाँ। अब मेरा है कि औकात इक्वेशन बनाओ। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। हाँ। रिलायंस 23,000 करोड़ का साल का इंटरेस्ट देता है। गुड और बैड? गुड। क्यों? नहीं आंसर। 23,000 करोड़ सुनते ही लोगों को स्ट्रेस आ जाएगा, 23,000 करोड़, 23,000 करोड़, 23,000 करोड़। भाई वो कमाता 1,23,000 करोड़ है, उसमें से वो 23,000 करोड़ का ब्याज देता है। तो क्या हुआ? यानी वो 5 बार अपना ब्याज दे सकता है, इतनी इनकम है उसकी। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, EMI लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। EMI लेते ही आप अपने कुछ गोल्स को अचीव कर लेते हो, जल्दी अचीव कर लेते हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इनकम का प्रपोर्शन ठीक रखो उसका, कि कमाई में क्षमता होनी चाहिए। मैडम अपन जिम गए और किसी को देख लिया 50 किलो का डंबल उठाते हुए और हम 50 का उठाए, हम तो गिर जाएंगे। हाँ।
तो पहले क्षमता बनाता है ना आदमी, 5 किलो का डंबल उठाता है, फिर 10 किलो का डंबल उठाता है, फिर 25 का उठाता है। मैं ये कह रहा हूं अपनी कमाई को बढ़ाओ ताकि ये सब अफोर्ड कर सको। इसी को मैं औकात कह रहा हूं कि प्लीज सिर्फ ये मत सोचो कि मैं कह रहा हूं सब कुछ मना है, सब लो। मैं कहता हूं रॉल्स रॉयस भी लो, फॉर्च्यूनर भी लो, बेल्ट भी लो, लुई विटॉन की आईफोन भी ले लो, घर भी ले लो, सब ले लो, औकात बना लो। मेरी ईएमआई इतने प्रोपोर्शन से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। आपको क्या लगता है अंबानी ऐसे नहीं सोचते? बिल्कुल ऐसे सोचते हैं। हमको ऐसा लगता है वो उड़ा रहे हैं। 5,000 करोड़ की शादी की, उनको लिए क्या बड़ी बात है। मैं बता रहा हूं ना, $100 बिलियन के आदमी का घर $2 बिलियन का है। नाउ जस्ट टेल मी, हमारे यहां अगर किसी की इनकम या नेटवर्थ 5 करोड़ की होगी ना, वो 3 करोड़ का घर लेगा। हाँ। तो 60% का ले रहा है। और अंबानी जी कितने का ले रहे हैं? 2% का। तो वो समझदार हुए ना। नंबर उनका 2 बिलियन बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है, हाँ। पर उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से कुछ नहीं है ना। ये तो कैसे जैसे श्री राम जी का जब सेतु बन रहा था तो हनुमान जी और उनकी टीम जो थे बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, एक गिलहरी उसे छोटा सा पत्थर फेंका तो श्री राम ने उनको प्यार किया, उसे सिलाया। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमता के हिसाब से बेटर काम कर रही थी। तो वानर सेना की क्षमता थी बहुत बड़े बोल्डर्स उठाने की या पत्थर उठाने की, वो छोटे पत्थर उठा रहे थे उसके कंपैरिजन में। हाँ। So everything is not absolute. It is basically based on your income. आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप ईएमआई दो, पर एक परसेंटेज में रखो। गाड़ी की ईएमआई 15% से ऊपर नहीं, घर की ईएमआई 25-30% से ऊपर नहीं जाएगी, बाकी फालतू ईएमआई चीजें जो लग्जरी ईएमआई वो मैं 10% के अंदर। तो अगर आपके रूल्स बन जाएंगे ना तो आप लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। दैट्स माय एंटायर मैसेज। और जो मैंने कहा बीच में कि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, वो मैं आपको ऐसे बताऊं संजय जी कि हमारी फैमिली में ना लड़कों को ऐसे समझाया जाता है कि जब जिम्मेदारी नहीं है, शादी हुई नहीं है, बच्चे की फीस भरनी नहीं है, उस समय घर खरीद लो। कि 10 साल के लिए अगर आपको लोन देना है तो 5 साल तो मतलब 22 से 27 साल की उम्र जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक ही आप लोन तार दोगे अपना। फिर जब जिम्मेदारी बढ़ेगी आपके ऊपर तो तब तक सैलरी भी बढ़ चुकी होगी, तब भी आप इजीली कर पाओगे। तो मतलब वो बड़ी एक कंफर्टेबल सिचुएशन उन्हें समझाई जाती है। आपका ज्ञान इससे बिल्कुल उलट है, तो बड़ा पुण्य का काम है। देखिए इसमें एक फॉल्ट है। हाँ। इसमें फॉल्ट ये है कि जब आप यंग हो और अगर आपके पास उतना कॉर्पस है कि आप ईएमआई दे सकते हो तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट दैट कॉर्पस एंड इंक्रीज योर सैलरी। अगर आपके पास उतना कॉर्पस है कि आप एक ईएमआई दे सकते हो, मैं ईएमआई को कुत्ते का पट्टा बोलता हूं, वो बांध देता है। 3 ईएमआई मत दो, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। 3 एसआईपी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात, ठीक है ना। तो पॉइंट सिंपल है कि शुरू में देखिए पहले क्या होता था, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पहले ना जैसे टीसीएस की मुझे नौकरी लगी 2002 में, जब मैंने इंजीनियरिंग पार की। दैट टाइम आई गॉट अ सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज पर एनम। उस टाइम पे जो मेरा घर था जहां मैं रहता हूं बॉम्बे में, दैट यूज टू कॉस्ट 22-23 लाख रुपीज। ठीक है, अभी आप ये इक्वेशन समझना, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो यानी मैं अपने घर की वैल्यू का 10% सालाना कमाना चालू करने वाला था। वो अलग बात है, मैंने किया नहीं, मैंने जाके एमबीए कर ली। आज देखते हैं, मेरा घर जो वहां 22-23 लाख का था 2002 में, 6 में सॉरी, हाँ 22-23-25 लाख का होगा, वो आज हो गया 3 करोड़ का। और टीसीएस की आज ओपनिंग सैलरी है 3 लाख रुपए की। तो सैलरी बढ़ी 50%, घर की वैल्यू बढ़ी 20 टाइम्स। तो 20 साल पहले ये इक्वेशन ठीक थी, क्योंकि तब एक अफोर्डेबिलिटी रेशियो था कि भाई बच्चा निकला 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह कमाएगा, 20-25 लाख का घर है। आप भी मैम एनसीआर से हो, 20 साल पहले घर के क्या रेट थे यहाँ पे एनसीआर में? बहुत कम थे। नोएडा की तो अगर मैं बात करूं तो 15 लाख में 2 बेडरूम। हाँ। तो अगर एक आदमी 3 लाख रुपए की तनख्वाह पा रहा है तो वो थंब रूल के हिसाब से भी 15 लाख का घर ले सकता था, अपने दीपक पारी जी के थंब रूल के हिसाब से। आज वही 3 लाख ही रह गया है, हाँ। या 5 लाख हो गया है, हाँ। पर वो 15 लाख का घर 1 करोड़ का हो गया है, हाँ। तो अब 5 लाख वाला 1 करोड़ का घर नहीं ले सकता। तो सेम इक्वेशन इज नॉट रेलेवेंट टुडे, बिकॉज इनकम्स जो हैं वो स्पीड से नहीं बढ़ी हैं, ओपनिंग सैलरी स्पीड से नहीं बढ़ी हैं, और घर की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये मेरा मतलब, दिस इज माय रैशनल अगेंस्ट बाइंग अ होम अर्ली इन लाइफ। अच्छा, एक चीज़ मेरे मन में हमेशा आती है जब बैंक वाला मुझे फ़ोन करके कहता है कि मैडम एक ना बहुत अच्छी स्कीम आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आप क्या हर महीने इतना इन्वेस्ट करो तो 10 साल 15 साल के बाद आपको इतना रुपया मिलेगा। एक बड़ा अमाउंट वो बताता है, लेकिन इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ेगा वो तो मुझे बोल रहा है कि आपको 10 साल के बाद 50 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाएंगे, पर वो 50 लाख 20 साल के बाद अगर 6-7 लाख दिखाई दें इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, तो ये गोल कैसे सेट करें? और वो जो फोन आते रहते हैं ना हर रोज, मैडम एक नई स्कीम आई है, मैडम बड़ी अच्छी स्कीम आई है, उसमें करना चाहिए इन्वेस्ट? मैंने आपको एक वर्ड दूंगा, आगे से ये पूछ लेना, वो जिंदगी भर आपको फोन नहीं करेंगे। हाँ प्लीज। ठीक है। हाँ। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता था, जैसे
मेरे को आज भी याद है, संडे होता था तो कोई ना कोई अंकल घर पे आ जाते थे झोला सा लेके। हाँ। पापा के कोई मित्र होंगे, ये जीवन आनंद आई है, ये एक्स आनंद आई है, ये वाई आनंद आई है, LIC और कुछ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज देने की। तुम बेटा हर महीने इतना इतना डालते रहना, साल में 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये, और वो मैं तुम्हारे 20 साल में, 15 साल में इतने दे दूंगा। तो लोग ले लेते थे क्योंकि उनको विकल्प नहीं थे, उनको पता ही नहीं था इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। दे डिडंट नो व्हाट टू आस्क। उनके पास संजय कठुरिया नहीं था। हाँ, मतलब उनके पास संजय नहीं था, सही कह रहे हो आप। जैसे महाभारत में भी संजय की जरूरत थी। तो आज क्या है कि आज अगर कोई इंश्योरेंस वाला या इस तरीके का फोन आपके यहाँ आता है, जनरली ये इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, किसी भी ब्रांड की होगी, तो आप उससे सिर्फ एक ही चीज पूछना कि इस पूरी पॉलिसी का IRR क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर वो आपके सामने बैठा है और चाय का प्याला पी रहा है, तो चाय का प्याला छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको पता अब ये मैडम नहीं खरीदने वाली। फोन पे होगा तो आई एम सॉरी बोल के फोन रख देगा, क्योंकि उसको पता है ये मैडम नहीं खरीदने वाली, क्योंकि इसका IRR निकलेगा 4 से 5%, यानी आपकी सालाना पैसे की ग्रोथ हो रही है 4 से 5%। तो आप ये क्यों करोगे? आप FD भी क्यों नहीं करोगे? FD कर लोगे इससे अच्छी। तो लोगों को यही नहीं पता कि इसके रिटर्न्स कैलकुलेट कैसे करने। वो बहुत स्मार्ट है, वो छोटा इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, मोटा आउटकम दिखाते हैं। मैडम 20 साल बाद 1 करोड़, वाह वाह मजा आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा, मैं तो 5 ही लाख डाल रही हूँ, 10 ही लाख डाल रही हूँ। अच्छा, फिर वो बोलेंगे 10 साल पैसे डालो, 5 साल मत डालना, 5 साल बाद ऐसे होगा, फिर हर महीने ऐसे होगा, फिर आपके बेटे को ऐसा दे देंगे, आपको इसको ऐसे दे देंगे। प्लीज इन सब ट्रैप्स में मत फंसो। ये सारे जो ट्रैप्स हैं, इसको हम यूलिप पॉलिसीज कहते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस अलग, पॉलिसी अलग। इंश्योरेंस वाली कंपनी से पॉलिसी, इंश्योरेंस वाली कंपनी से इन्वेस्टमेंट नहीं, पॉलिसी खरीदते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल रूल है। लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंडियंस को हर चीज में रिटर्न्स चाहिए, तो वो पॉलिसी जब खरीद रहे होते हैं इंश्योरेंस की, उसमें भी रिटर्न्स मांगते हैं। हाँ। तो किसी ने बोला सर अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको, आपके परिवार को 2 करोड़ मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं नहीं मरा तो नहीं मरा तो ठीक है, डूब गया पैसा। नहीं, मैं नहीं मरा तो मुझे पैसा वापस चाहिए। तो ठीक है, वो दे देंगे, पर आपका प्रीमियम जो 10,000 का हो सकता था वो 40,000 का हो जाएगा। हाँ। मर्जी आपकी है, चॉइस इज योर्स। सो पॉइंट इज, वो 30,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे थे वो आप खुद इन्वेस्ट कर लेते। तो इंश्योरेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग, बहुत सिंपल। और कभी कोई ऐसा फोन आए तो उसको IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछ लेना, आगे से फोन नहीं करेगा। अच्छा, ये आपने नोट किया IRR? बार बार मैं कह रही हूँ कि जो भी टिप मिल रहा है उसको नोट करते हुए चलो। अच्छा, ये तो यूलिप और इंश्योरेंस की बात हुई। सुकन्या समृद्धि की अगर मैं बात करूं, या बच्चा जब पैदा होता है फोन आता है बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से कि जी ये वाली स्कीम आप ले लो, तो 12th पास जब तक करेगा बच्चा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बड़ी रकम चाहिए होती है, तो उस समय वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो मतलब वो भी नहीं करना है क्या? नहीं, सुकन्या समृद्धि की जो आपने बात की, समृद्धि की बात की, तो सुकन्या समृद्धि ना एक इज अ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, और उसमें आप निवेश करते हो, जैसे PPF होता है। हाँ। तो PPF इज ओके, आप उसमें निवेश कर सकते हो। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको टैक्स फ्री आउटकम मिलने वाला है, जिसे हम एग्जेम्प्ट कहते हैं। तो उसमें 7.1% भी रिटर्न मिलता है। मैं खुद डालता हूं पैसा, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्री टैक्स 10% हो गया है, क्योंकि मैं तो टॉप टैक्स ब्रैकेट में आ रहा हूं, तो मुझे तो 30% टैक्स देना ही था। तो बिना टैक्स दिए मुझे 7.1% मिल रहा है, विच इज अ गुड रिटर्न फॉर मी। मैं ले लेता हूं, कोई चक्कर नहीं है, एक सेफ इंस्ट्रूमेंट भी है। PPF के साथ एक और फायदा, कल को अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट ने अकाउंट सीज कर लिए, PPF वो सीज नहीं करते कभी, तो वो पैसा आपका रह जाता है। तो आपको कल को खुदा ना खास्ता कोई भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में you will have that money at your disposal to take care of your life. So PPF is okay. सुकन्या समृद्धि एक अच्छी स्कीम है, उसमें भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, जिनकी बच्चियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, तो वो कोई चक्कर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जो आपको ये इंश्योरेंस कंपनीज आके पॉलिसी बेचती, इंश्योरेंस कंपनी से इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदना, बस सिंपल, वन सिंगल लाइन का आंसर है ये। इन्वेस्टमेंट खरीदिए इन्वेस्टमेंट कंपनीज से, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें आप खरीदिए, उसमें रिस्क ज्यादा, रिस्क कम, ये सबको समझ लीजिए और निवेश कर लीजिए SIP के माध्यम से, बस उससे ज्यादा मत दिमाग लगाइए। अच्छा, वो लोग जो अपने आप को शेयर मार्केट का बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, ये सवाल मेरा उनके लिए है। वो कौन से शेयर हैं जिसमें आंख बंद करके निवेश कर दो, वो कैसे शेयर होते हैं? और वो कौन से शेयर होते हैं जिनमें कभी भी किसी कीमत पर इन्वेस्ट ही नहीं करना है? देखिए, वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि डोंट बाय व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। जो चीज़ आप समझते ही नहीं हो उसको खरीदो ही मत। वहीं पीटर लिंच कहते हैं वट एवर यू बाय यू शुड नो वाई यू ओन इट एंड व्हाट आर यू ओनिंग। तो अगर आप इस सबका मिक्सचर करो, तो यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप खरीदना क्या चाहते हो और खरीदना क्यों चाहते हो। और अगर चीज़ समझ नहीं आ रही है, बोले ये बिजनेस ही नहीं समझ आ रहा कि कर क्या रहा है, तो मत खरीदो। 5,500 स्क्रिप्ट है मार्केट में, कोई और खरीद लो, दोस्त की टिप पे मत खरीदो। सेकंड है, कोई भी स्टॉक जो है उससे कैसे आइडेंटिफाई दूर करें
कि जो भी स्टॉक में आप वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखते हैं, कभी 5% ऊपर, कभी 10% नीचे, कभी 5% ऊपर, कभी 10% नीचे, उससे एकदम दूर रहिए। काफी स्टॉक है ना सर्किट टू सर्किट चलते हैं। आज चालू हुआ 5% का सर्किट लगा, 5% का लगा, 5% का लगा, 5% का लगा, फिर यूटर्न मारा 5% का नीचे, 5% का नीचे। तो ये ना ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं। आप कभी भी रिलायंस में ये नहीं देखेंगे होते हुए कि रोज 5% ऊपर जा रहा है फिर 5% नीचे जा रहा है। वो कभी 1% ऊपर जाएगा, 2% नीचे जाएगा, फिर 2% ऊपर होगा, वो चलता रहेगा। तो आपको अगर निवेश करना है तो फंडामेंटल ब्लू चिप कंपनीज जो है, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ऐसी कंपनीज में निवेश करिए, उन्हीं के बास्केट में निवेश करिए। आइडियली तो मैं कहूंगा अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो डायरेक्ट स्टॉक आइडेंटिफिकेशन से दूर रहिए। ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है काम करना। ये काम आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दीजिए, वो अपने आप करेगा। तो आप प्लीज स्टॉक्स मत, जैसे मैंने कहा मैं स्टॉक्स नहीं करता, मैं म्यूचुअल फंड्स करता हूं। आई एम अ CFA, मेरे पास तो डिग्री है कि मैं स्टॉक्स एनालाइज कर सकता हूं, फिर भी मैं स्टॉक्स नहीं करता। पर अगर आपको कोई भी ऐसा स्टॉक दिखे जो ओवरऑल ऐसे भाग रहा हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा हो, उससे एकदम दूर रहिए। दूसरा, उन स्टॉक से दूर रहिए जो प्रॉफिट नहीं बना रहे। ठीक है, अभी जैसे एक पीछे ईवी कंपनी लिस्ट हुई, बहुत फेमस ईवी कंपनी है, वो लिस्ट हुई और लिस्ट होके उसका स्टॉक अचानक से डबल हो गया और एक अभी 15 दिन के अंदर अचानक से हाफ हो गया। और अभी न्यूज़ बहुत खराब आ रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। लोग कमेंट बॉक्स में गेस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, काफी लोग समझ भी गए होंगे। हाँ। तो क्यों हो रहा है? नोटिफिकेशन आ रहा है इनका तो। हाँ, मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो पंप एंड डंप हो गया। मालिक जब था आईपीओ में 650 करोड़ रुपए लेके उसने अपने निकाल लिए। 650 करोड़ रुपीज मालिक ने, जो उसका फाउंडर है, बहुत अग्रेसिव फाउंडर है, उसने अपने पैसे जेब में ले लिए। और अब जो पहले शेयर डबल हुआ था अब आधा हो गया और अभी भी उसका कोई बॉटम नहीं दिख रहा कि कहां जाके रुकेगा, क्या होगा। मार्केट में न्यूज उसके लिए लेके बहुत खराब है। सो पॉइंट ये है कि आप है ना बिजनेसेस को अभी समझते ही नहीं हो, बिजनेसेस ऑपरेट कैसे करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि उनको क्या सब्सिडी मिल रही है, क्या इशू है, क्या नहीं है। तो ये सब चीजों से इसलिए दूर रहना जरूरी है। फंड मैनेजर ये सारी चीजें समझता है, उसको पता है स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब स्टॉक से एग्जिट लेना है। हम है ना सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अभिमन्यु की तरह है, एक स्टॉक खरीद भी लेते हैं, खरीद तो लेते हैं पर बाहर नहीं निकलना, एग्जिट कब करना है ये नहीं जानते। हाँ। तो ये अभिमन्यु वाला काम मत करो, स्ट्रेस मत लो लाइफ में। वो वाला काम म्यूचुअल फंड मैनेजर करता है, उसको पता है अंदर कब घुसना है, बाहर कब निकलना है, ही नोज दैट। तो लेट हिम प्ले दिस। आप क्यों परेशान हो रहे हो? और एंड ऑफ द डे आप कितना भी सर्कस कर लो, रिटर्न्स आपके वही 12 से लेके 15% के रिटर्न्स गिरने वाले हैं ओवर टाइम ऑफ 20-25 ईयर्स। ठीक है, कोई एक साल ज्यादा बन जाएगा, कोई एक साल नीचे हो जाएगा, कोई एक साल ज्यादा हो जाएगा, कोई एक साल नीचे हो जाएगा, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइडियली स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। अब जैसे मैं अमेरिका का केस बताता हूं, अमेरिका में मोर देन 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ओनली 5% इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हैं। हमारे यहाँ रेशो उल्टा है कि ज्यादातर लोग जो है म्यूचुअल फंड नहीं करते, वो डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक खरीद लिया, चाहे 2000 का खरीदा, 1000 का खरीदा। आज मेरा मन किया मैं ये वाला स्टॉक खरीद लेता हूं, पेटीएम खरीद लेता हूं। आज मेरा मन किया मैं मामाअर्थ खरीद लेता हूं, क्योंकि जिसकी थोड़ी पीआर अच्छी हो गई, हवा अच्छी बन गई, लोग थोड़े से हमारे यहाँ गलिबल है, वो समझते नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं पूछते राइट तरीके से। उनको हाँ बड़ी कंपनी, चलो खरीद लो। तो यू नो व्हाट हैज हैपेंड टू पेटीएम। अभी रिसेंटली मामाअर्थ का भी स्टॉक 50% क्रैश हुआ। तो ये सब आपको पता ही नहीं है। अब मामाअर्थ का 50% शेयर क्रैश हो गया, आपके पास पड़े थे, आप क्या करोगे बताओ? ना आप बेचने लायक बने, ना आप फर्दर खरीदने लायक आप में कॉन्फिडेंस है। इसलिए दूर रहो, एब्सोल्युटली दूर रहो। म्यूचुअल फंड सही है, उसमें इन्वेस्ट करो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना काम करो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करो। तो मतलब ये जो आईपीओ जब आने वाले होते हैं तो लोग क्या करते हैं ना कि अपने नाम से भी भर दिया, बीवी के नाम से भी भर दिया, बच्चे के नाम से भी भर दिया, कि कई सारे लोगों के नाम से भर दो, कम से कम किसी ना किसी का तो मिल ही जाएगा। तो वो नहीं करना है। आईपीओ का ये जो एक पूरा इमेज बिल्ड करके रखा जाता है, तो वो आईपीओ के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल नहीं पड़ना। मैं आईपीओ लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो अच्छा आईपीओ होगा वो मिलेगा नहीं और जो मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये होता है, जो मिल जाता है वो अच्छे दाम पे। तो इसलिए आईपीओ क्या लगाना? क्योंकि आपको मिल गया ना, आपको मिल गया। जो अच्छी चीज होगी वो तो मिल ही नहीं सकती ना, क्योंकि इतना मुश्किल है। अगर जैसे वारी एनर्जीज आया, वो इतना जबरदस्त आईपीओ था, उसमें 100% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो आपको कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इतने ज्यादा लोग अप्लाई करने वाले हैं। और जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 0% है, तो वहां कोई अप्लाई नहीं करेगा। आपने स्टडी नहीं किया, आपने सोचा नहीं, आपने बोला हो आईपीओ आ रहा है, चलो पूरे परिवार का लगा दो, पूरे परिवार को एलोकेशन हो गया। अब ठंडन गोपाल लेके बैठे, जिस दिन लिस्टिंग हुई 20% नीचे। अब बताओ क्या करो? ये विनेबल गेम्स नहीं है शालिनी, दे आर नॉट विनेबल गेम्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। और अब है ना, मेरे को किसी ने आके बोला सर अगर मैंने ना ये 100 रुपए में ले लिया होता स्टॉक तो ये 1000 चला गया 4 साल के अंदर। मतलब मैं तेरे को लिख के देता हूँ, तूने 100 में लिया होता ना, ये 110 होता ही नहीं, 110 नहीं हो जाता, तो 110 पे चला जाता बाहर। क्योंकि तुझे पता ही नहीं ना तूने खरीदा क्यों है।
तुझे पता ही नहीं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, तुझे पता ही नहीं है ये कंपनी क्या कर रही है, क्या ऑर्डर बुक्स हैं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कैसी होगी, इसकी सेल्स ग्रोथ कैसी होगी, इसका प्राइस टू अर्निंग्स क्या चल रहा है। कोई एक व्यक्ति आज मेरे को देख रहा है, जो भी स्टॉक है, मुझे सिर्फ इतना बता दो आपके स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता। तो फिर आप क्या बात का खरीद के बैठे हो? जब आपको उस कंपनी का फंडामेंटल नहीं पता, जब आपको उस कंपनी के रेशियोज नहीं पता, जब आपको कंपनी का बेसिक प्राइस टू अर्निंग्स नहीं पता, जो एक बेसिक रेशियो है, तो काहे लेके बैठे हो भाई? छोड़ दो, बाहर निकलो, पैसा निकालो, आराम से म्यूचुअल फंड में डालो, उसका काम है, वो करेगा। अच्छा, अभी मार्केट गिरी 10%, सबसे बड़े स्टॉक्स भी 20-20, 25-25% गिर गए। हाँ। रिलायंस गिर गया, एशियन पेंट्स गिर गया, निफ्टी पूरा 10% ही गिरा। अगर आपने निफ्टी खरीदा होता, हाँ। तो आपका तो पैसा सिर्फ 10% नीचे होता। हाँ। ये स्टॉक्स खरीदे होता, आपका पैसा 25-30% अच्छा, नीचे ये होता। पता है उल्टा होता है, मार्केट जब ज्यादा बढ़ रहा होता है तो मेरे खरीदे हुए शेयर कंपेटिवली कम बड़े होते हैं, हाँ। और लेकिन मार्केट जब क्रैश होता है ना तो मार्केट कम डबल क्रैश स्पीड होता से है। क्रैश, वो डबल स्पीड से क्रैश होता है। और हाँ, ये right। सबके साथ कथा है, सबकी गाथा कथा यही है, बिकॉज हमें स्टॉक आइडेंटिफिकेशन नहीं आता। मैं सीएफए होने के बावजूद जब ये काम नहीं कर रहा हूं, तो आप सोचिए कि मैं क्या ही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को। ये बहुत गुरु मंत्र आपने दिया ना कि जब संजय जी नहीं कर रहे हैं वो मैं म्यूचुअल सीएफए फंड हूं, में आई एम अ सीएफए, हाँ। मेरा आई हैव अ फॉर्मल डिग्री टू डू दिस, उसके बाद भी मैं नहीं कर रहा हूं। तो मतलब मुझे और आपको तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी को नहीं करना नोट चाहिए, कर ये काम लीजिए। हमारा है ही नहीं। आपका काम है मैम, आप एंकर हैं, आप अपना शो होस्ट करते हैं, हाँ। मीडिया का काम है, मेरा काम है एक और मैं headache एजुकेशन क्यों देता हूं। पालना? एक और हेडेक क्यों पालना? हाँ। अच्छा, आप शेयर लोगे 50,000 का, हर सेट हेडेक लोगे 2 लाख का, अरे रे ये तो बड़ा नहीं, अरे रे ये तो घट रहा है, ठीक बात। अरे रे ये तो हो रहा है। हाँ। आप पूरा टाइम उसमें लगे रहोगे, क्यों लगे रहना? आप अपना काम करो, इसको डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, वाह, होने तो जो हो रहा है। देखिए, सिंपल रूल है, यू शुड बी हैप्पी गेटिंग एवरेज रिटर्न्स, बट फॉर अबव एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज रिटर्न्स 10 से 12-14% भी बना, आई एम हैप्पी। बनना चाहिए 25 साल के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब 25 साल के लिए वो रिटर्न्स बनते हैं ना, मैजिक हो जाता है, मैजिक। ठीक है। सो मैं ये वाले फंडामेंटल पे बिलीव करता हूँ, और इसलिए मैं इतना कूल, काम, कंपोज रहता हूँ। मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। मार्केट 10% गिरे, मेरी बला से 20% गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन 20% गिरेगी उस दिन शॉपिंग बैग खोल के और शॉपिंग करेंगे। सेल लगी है। और जिस दिन कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, उस दिन वैसे ही सबके पैसों का कोई मतलब नहीं। अब न्यूक्लियर बम गिर गया, तो आपके मेरे पैसे क्या बचा लेंगे हमें? उस दिन गिर गई मार्केट 60-70%। अब ये आप मान के चलिए संजय जी कि हमने वो जो टेक ऑफ किया था ना, अब ये लैंडिंग का टाइम आ ठीक गया, है जी। ठीक है। तो अब मैं आपसे 25 साल के लिए, 35 साल के शख्स के लिए और 45 साल के शख्स के लिए टिप्स लेने वाली हूँ। इट्स अप टू यू। मतलब अभी तक मैं सवाल पूछ रही थी और आप उसका जवाब दे रहे थे। अब ये जो 3 लोगों के लिए आप टिप्स देने वाले हैं, वो चाहे लाइफ की है, सेटलमेंट की है, आगे बढ़ने के लिए है, पैसे बढ़ाने के लिए, जो है वो आपकी टिप है। तो 25 साल से शुरू करते हैं। 25 साल का कोई लड़का आपके पास आएगा, आप उसको क्या सलाह देंगे? 25 साल का लड़का आएगा, मैं सबसे पहले उसको सलाह दूंगा एक्टिव इनकम को बढ़ाए, अपनी स्किल्स को गेन करे, और अपनी इनकम को पहले 1 लाख रुपए से ऊपर लेके जाने का पूरा प्रयत्न करे। ये उसका स्टेप 1 है। पर सिक्वेंशियल नहीं, पैरेलली वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स को भी चालू करे, और इन्वेस्टमेंट्स पे इतना ओवर फोकस ना करे, ज्यादा टाइम अपना अपनी एक्टिव स्किल्स को बढ़ाने में लगे। अपने एसआईपी सिलेक्ट कर ले, अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर ले, और उसमें एसआईपी के माध्यम से पैसा डालता रहे। जैसे जैसे पैसा ग्रो होगा, अपनी सैलरी ग्रो होगी, वैसे वैसे एसआईपी का क्वांटम भी ग्रो करता रहे। ठीक है, ये हो गया उसके लिए। नॉलेज ले, नॉलेज ले, नॉलेज ले, क्योंकि अभी तक उसने एजुकेशन ली थी, अब उसको नॉलेज लेनी है। एजुकेशन और नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हमारे यहाँ एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। तो हमारे कुछ पढ़ा दिया गया, वो रोजमर्रा की जिंदगी में किसी के काम नहीं आ रहा है। तो पहले वो नॉलेज लेके आए, स्किल्स लेके आए, जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ाए, और साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को चालू कर दे, और उस तरफ रोज मुड़ के ना देखे कि भाई आज कितना, आज कितना, आज कितना, आज कितना। ये कंपाउंडिंग का टाइम है। जब आप पेड़ उगाते हो तो आप रोज उसमें पानी नहीं डालते हो, आप वेट करते हो, कभी कभी पानी डालते हो, और उस पर सूरज का काम है कंपाउंडिंग करना, तो सूरज उसको एक पेड़ बना देता है। तो आपको बस इन्वेस्टमेंट को सूरज के सामने छोड़ना है, विच इज आवर मार्केट्स। वो अपने आप उसको कंपाउंड कर देगी। ठीक है। That's for a 25-year-old. For a 35-year-old, he should now immediately start planning his retirement. अगर अभी तक उसने नहीं करी थी, तो उसको 35 वाले को 15 साल का, 10 साल का एक गोल बनाना चाहिए, और उसको अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो लाइफ के बड़े गोल्स हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन है, उनकी हो सकता है मैरिज के लिए, और कोई उनको लग्जरी चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए, जो भी चीज़ है, उसके लिए गोल्स बना के गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे स्टार्ट कर देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लिया है तो वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। 45 का जो व्यक्ति है, उसको फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं अब अपनी वेल्थ को ऐसे शिफ्ट करूं कि मेरे लिए पैसिव इनकम जनरेट होनी चालू हो जाए, बिकॉज ही इज नाउ गोना रिटायर इन नेक्स्ट
5 to 7 years, उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अगर वो 10 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाला है तो ही शुड स्टार्ट मेकिंग पैसिव इनकम सोर्सेज फॉर हिमसेल्फ, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करे जहाँ उसको मंथली रिटर्न्स, क्वार्टरली रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स आ जाए। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो होते हैं, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, आजकल फ्रैक्शनल ओनरशिप्स होती हैं रियल एस्टेट की, रीट है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो ये 3 फेज वालों के लिए मेरी सलाह होगी कि अपन आराम से और मुझे सबको सलाह, एक कॉमन सलाह ये है कि हड़बड़ी मत मचाइए। इन्वेस्टमेंट्स में हड़बड़ी मचा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की। देखिए, धीरे धीरे एक ट्रक के पीछे पड़ा था मैंने, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार में मिलेंगे। तो मैं यही सबको मैं इसके ऊपर एक कहावत कहूंगी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बिल्कुल। तो ऋतु आएगी। अरे हम कहते हैं 7.5 भी 7.5 साल ही चलती है। तो अगर आपका टाइम खराब भी चल रहा है ना, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 15 साल की है तो 7.5 साल आपके इन्वेस्टमेंट खराब हो सकती है या एवरेज हो सकती है, बट बचे हुए 7.5 साल फिर आपके मजे लगने वाले हैं। माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज कि हमें कुछ नहीं करना, भारत हमारे लिए काम कर रहा है, भारत के एंटरप्रेन्योर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। इस देश में या दुनिया में कोई भी आदमी अर्नर बन के अमीर नहीं हुआ है, ओनर बन के अमीर हुआ है। तो अर्नर होता है जो सिर्फ तनख्वाह कमाता है, ओनर होता है जिसके पास कोई शेयर्स होते हैं। शेयर्स अलग अलग तरीके से, आपने खुद की कंपनी खोल ली, आप किसी कंपनी में आपके पास ईसॉप है, या फिर आप पब्लिक मार्केट्स में किसी का अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। तो ये 3 तरीके से ही आप जो है अमीर, जो आपने जहां से हमने स्टार्ट किया था, बन सकते हैं। वो है इक्विटी ओनरशिप से। जो ओनर होगा वो अमीर बनेगा, जो अर्नर होगा वो अपनी लाइफ चला लेगा। तो ये आप बेसिक ऑफ फाइनेंस है, बहुत सिंपल चीजें हैं। फाइनेंस जो है वो नंबर से ज्यादा मानसिकता का खेल है कि भाई मैडम, वो कहते हैं ना, भाई इसकी शर्ट मुझसे, कमीज मुझसे सफेद कैसे, इसके पास मुझसे ज्यादा पैसे कैसे, इसने कैसे गाड़ी ले ली, मैंने कैसे नहीं ली। ये वाली लड़ाई में मत पड़िए, क्योंकि जो दिखावा है वो उधार है, जो वेल्थ है वो छुपी हुई है। क्या बात है। तो जो दिखता है वो सिर्फ उधार होता है कि गाड़ी दिख गई उस पे ईएमआई है, घर दिख गया उस पे ईएमआई है, गुच्ची की बेल्ट दिख गई उस पे ईएमआई, आईफोन दिख गया उस पे ईएमआई है। पर अगर जिस आदमी के वेल्थ अंदर पड़ी है दबा के बैंक अकाउंट में, म्यूचुअल फंड अकाउंट में, वो असली अमीर है। लाख टके का ये जो आपने जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए संजय जी। और ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि क्रैश लैंडिंग तो आपकी लाइफ में नहीं होने वाली है। इसके बाद सेफ लैंडिंग होगी, मजे से होगी। हमारे इस पॉडकास्ट का तो जर्नी ठीक थी ना, सेफ लैंडिंग की ओर बढ़ जाए अब हम लोग। बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने इतनी काम की बातें और लाख टके के जो जवाब दिए। अब इस लाख टके के जवाब से लखपति बनना वो दर्शकों के ऊपर हम छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मानता हूं कि आपने अभी तक अगर पॉडकास्ट देखा है तो यानी आपने बहुत समय निवेश किया है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे इस पॉडकास्ट के बाद, हमारे इस पॉडकास्ट के बाद, अपने जीवन में क्या 3 परिवर्तन लाएंगे वो जरूर लिख दीजिए। तो हम समझ लेंगे कि आपने हमें कमिटमेंट कर दी है कि आप ये 3 परिवर्तन लेके आएंगे, और उन 3 परिवर्तन को भी अगर आपने अपने जीवन में एसिमुलेट कर लिया तो आई एम श्योर कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरी नहीं तो संजय जी की बात तो कम से कम आप सुन ही लीजिए। अब तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी दी है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बस वहां पे फटाफट आप अपने कमेंट लिखिए और हम दोनों को ही उससे पता चल जाएगा कि लोगों ने क्या सीखा। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच शालिनी जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू सो मच।